अगर आप शेयर बाजार में कारोबार करते हैं तो आपको हर वक्त अलर्ट रहना जरूरी है। हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बाजार और आपके ट्रेड पर असर डालता है। अगर आप किसी भी कारण से बाजार के एक्शन पर नजर नहीं रख पाए तो हम लेकर आए हैं खास शो मिड पॉइंट। इस शो के जरिए हमारी कोशिश है कि खबरों के शोर शराबे के बीच आपके कोई भी काम की बात ना छूट जाए। हफ्ते के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं हम। अब तो जिस समय में खड़े हैं 2.5 दिन निकल चुके हैं और एग्जैक्टली 2.5 दिन का सेशन अभी भी इस कारोबारी हफ्ते में बचा हुआ है। यानी काफी एक्शन हो चुका है, काफी एक्शन होना है। तो ऐसे में कहां कमाई के मौके हैं, जो खबरें आई उस पर किस तरह का रिएक्शन हुआ है और अब आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, इस पर करूंगा अगले आधे घंटे फोकस। चलिए, तो इस हफ्ते मिड पॉइंट में मदद करने के लिए, और मदद करने की इतना उत्साह था कि पुणे से मुंबई आ चुके हैं। मेरे पास बैठे हुए हैं kiranjadhav.com के किरण जाधव और ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब कोलकाता से जुड़ रहे हैं। तो ये दोनों आज इस हफ्ते हमारी मदद करने वाले हैं। और शो का प्रोमाइज तो आप समझ ही चुके हैं अब तक। मिड पॉइंट का आइडिया बेसिकली कि जितना एक्शन हो चुका है वो बताऊं आपको, उन पे अपने एक्सपर्ट से कॉल लूं, और जो एक्शन अभी भी इस हफ्ते अनफोल्ड होना बचा है उससे पहले कहीं कोई स्ट्रैटेजी है, कहीं कोई मौके हैं, उस पर होनी है बातचीत। तो हमेशा की तरह शुरुआत इस शो की अब तक जो हफ्ते का एक्शन हुआ है उसके साथ। तो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने एक बेहतरीन क्लिप बनाई है, पहले उसे देखिए। अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स चीन पहुंच जाएंगे और फिर 14-15 तारीख को बातचीत होगी, और ये बातचीत बहुत क्रूशियल है। इस हफ्ते से तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की भी का भी एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। गोवा यूनिट ल्यूपिन की, जहां पे 2 ऑब्जर्वेशंस यानी 2 आपत्तियां दर्ज की गई हैं, और डॉक्टर रेड्डीज की जो हैदराबाद यूनिट है उसमें किया गया, और वहां पे 11 आपत्तियां दिखाई गई हैं। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं, पर ध्यान रखें काफी सारे एक्सेप्शंस हैं। उसके बावजूद जो हमारा अनुमान था उससे खराब परफॉर्मेंस आया इस कंपनी की तरफ से। सरकार यहां सूटी की हिस्सेदारी अब बेच रही है। और याद करिए, पिछले हफ्ते हम कह रहे थे सरकार ने बजट में खर्चों की तो बात बहुत कर ली, लेकिन आमदनी कहां से आएगी। मैं अभी भी घबराया हुआ हूँ टाटा मोटर्स में, क्योंकि कितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है इस कंपनी में, और अभी तो ग्लोबल स्लोडाउन शुरू भी नहीं हुआ है। देखिए, मॉर्गन स्टैनली तो कह रहा है कि अब आप मिड कैप स्टॉक्स में पैसा लगा लीजिए। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में मिड कैप इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट देखने मिले। जो सैलरीड क्लास है, यानी कि जिनकी आमदनी का सिर्फ एक ही जरिया है, ऐसे लोगों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके प्रोफाइलिंग के आधार पर उनको वेरीफाइड करेगा। कुल मिलाकर बाजार की उम्मीद के मुताबिक ये आंकड़े इस समय आपके सामने आएंगे। हिंडाल्को के मुनाफा 715 करोड़ रुपए के करीब आता हुआ नजर आया है। ट्रम्प साहब का बयान कल बाजार के दौरान आ गया था, अमरीकी बाजार के दौरान था, इसीलिए 450 पॉइंट की वहां पे तेजी हुई। देखिए, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ ना कि पल पल बदलता रहता है उनका मूड। तो नंबर्स अच्छे हैं, हर पैमाने पर जो बाजार उम्मीद कर रहा था उससे बेहतर डिलीवरी करी है। आय एक्सपेक्टेड था 13% उछलेगी, दरअसल 16% का उछाल देखने को मिला। तो देख रहे हैं आप अब तक जो हफ्ता अनफोल्ड हुआ है, 2.5 दिन किस तरह के एक्शन पैक्ड रहे हैं। तो पहले वहीं से शुरुआत करता हूं, और सबसे ज्यादा कंसर्न तो बाजार को लेकर था। थोड़ा लंबा चार्ट, अगर 14 दिनों का 2 हफ्ते का डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर आएंगे तो अच्छा मोमेंटम पिकअप करा था। 5 दिनों से तेजी आई, उसके बाद पिछले थर्सडे को कंसोलिडेशन हुआ फाइनली, और उसके बाद से कुछ दबाव का सिलसिला की शुरुआत हुई थी। 3 दिन बैक टू बैक पिटाई, और आज कुछ जाकर हालात सुधरते हुए। तो इस हफ्ते ऑलरेडी अब तक हम निफ्टी में 3/4% गवा चुके हैं, और निफ्टी बैंक में ऑलमोस्ट 1% के आसपास का दबाव दिखने को मिला है पिछले 2-2.5 दिनों में। तो पहले तो मार्केट का मूड ही सेट कर लेते हैं। और किरण, क्या कॉल होगा निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर? कहीं कोई ट्रेड के मौके इस समय? देखिए आशीष जी, जब मार्केट एकदम स्टैग्नेंट हो जाता है तो एक संकेत बिल्कुल है कि डिमांड तो नहीं है, और अगर बहुत देर ऐसा साइडवे रहा तो गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। दूसरा पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वीकली एक्सपायरी अभी चालू हो गई है।
कॉमन इन्वेस्टर्स जो है वो तेजी ही कर सकते हैं और इंटेलिजेंट बेच के चलते हैं, तो शायद हमें नीचे जाते हुए हम पहले देखेंगे कल के एक्सपायरी के लिए। तो निफ्टी वीकली जो शुरू हुआ है ऑप्शन, उसमें आपने इस समय ट्रेड लिया या अभी समझने के समय देंगे, लिक्विडिटी आने दें उसके बाद कुछ कॉल लिया जाएगा? बिल्कुल, लिक्विडिटी आने दे, 2 हफ्ते जाने दे, उसके बाद ट्रेडिंग करनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि कल के लिए हमें नीचे के स्तर देखने को मिल जाने चाहिए, ऊपर के स्तर नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि कॉमन इन्वेस्टर ने पैसा गंवाना है। तो आज का उछाल सस्टेनेबल नहीं है, कल एक्सपायरी तक प्रेशर माउंट हो सकता है। आशीष जी, अगर इतना स्ट्रांग होता था तो हम इधर रुकते नहीं थे, शायद और फॉलोअप बाइंग से हम ऊपर जाना चाहते थे, पर हुआ नहीं है। तो मेरा मानना है कि और आज का भी डेटा भी देख रहे हैं तो सिर्फ HDFC बैंक होल्ड कर रहा है, ICICI बैंक, सारे के सारे फ्रंट लाइनर्स सारे के सारे वीक है, TCS दबाव में है। तो मेरा मानना है कि कौन सा सेक्टर लेके जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। थोड़ी देर के बाद अगर HDFC बैंक रुक जाता है तो फिर हम वापस एक बार वीक वाली के दौर देखने ये बताइए, आपकी फैमिली तो पूना में बेस्ड है ना? बिल्कुल। वैलेंटाइन से एक दिन पहले आप बॉम्बे क्यों आए? मेरी बेटी की परसों बर्थडे है, तो उसका शॉपिंग के लिए मैं आया हूँ आज। मानो क्या ये? हाँ बिल्कुल, बैठिए अंदर बैठिए। अरे तब ठीक है, उसे लाना चाहिए था शो में। चलिए, लेकिन राजेश जी, वरुण ने एक बात हाईलाइट करा था इस हफ्ते के दौरान, वो मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई। वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट इंटरेस्टिंगली पॉइंट करती है, और वाकई ऐसी कंसर्न्स हैं कि निफ्टी जहां 11,000 पे खड़ा हुआ है वो 4-5 स्टॉक के दम के आसपास है ना, बाकी सारा बाजार ऐसा लग रहा है 9,000 निफ्टी या 9,000 निफ्टी उसके भी नीचे चला गया, इस तरह का प्रेशर है। अब वो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रही है कि मिड कैप, स्मॉल कैप्स, ये वो पॉकेट है जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, यहां पे शायद एक कैचअप देखने को मिले। आप उस कैंप को बिलोंग करते हैं क्या? अब मिड कैप्स में हालात सुधरने का समय आया है या फिर अब एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड और प्रेशर माउंट होगा? देखिए, मैं उसी कैंप को बिलोंग करता हूं जिसमें वो रिपोर्ट के आप जिक्र कर रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ही खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जो तिमाही नतीजे आए हैं वो कुछ कंपनियों के बहुत बेहतर आए हैं और वहां से एक अच्छी बाइंग आ सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पिछले हफ्ते का पूरा डेटा देखें जो फ्राइडे को बंद हुआ था वीक, तो वहां पर इंडाइसेस में 0.25% की बढ़त हुई थी, जबकि मिड कैप इंडेक्स 1% बढ़ा था। तो अंडरलाइन ये था कि मिड कैप में थोड़ी बहुत बाइंग लौट के आ रही है। इस वक्त भी मैं समझता हूँ मिड कैप में जो इतनी ज्यादा पिटाई हो चुकी है, बहुत से स्टॉक 50% गिर गए हैं और नंबर्स अच्छे आए हैं, आगे आने वाले प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, और बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। वही है जहां आपको मल्टीपल रिटर्न्स मिल सकते हैं। फ्रंट लाइन में आपको 10-15% की रिटर्न के साथ ही सेटिस्फाइड रहना पड़ेगा, बट मल्टीपल ग्रोथ आपको मिड कैप में ही मिलेगी। चलिए, तो ये आप थोड़ा अपना दिमाग चलाते रहे, शो के एंड में फिर आपसे कुछ मिड कैप बेस्ट बेट्स, 2-3 टॉप बेट्स जो हैं वो शो के एंड में आपसे जानने की कोशिश करूंगा। अच्छा राजेश जी, इस समय वो एक्सिस बैंक रडार पर है, वो सरप्राइजिंग एकदम से खबर आई। खैर बाजार मान रहा था ये जो मैथ गड़बड़ा गया है ना बजट का, उसके लिए ऐसे ही एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो सूटी का 3% हिस्सा सरकार बेचने के लिए खड़ी हुई है। कल तो अच्छी डिमांड आई है नॉन इंस्टीट्यूशन से, आज रिटेल के लिए खुला हुआ है। अब ये ओवरहैंग क्या खत्म होता हुआ नजर आएगा? एक्सिस बैंक, सब लोग 800, 850 की बात करते थे और बाकी ये स्टॉक गिरा भी नहीं है, एब्जॉर्ब कर गया इस तरह के स्टेक सेल को। कॉल क्या होगा सर एक्सिस बैंक पे? खरीदने के मौके हैं क्या? जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस लगातार सुधरती जा रही है। जो पिछले दिनों खराब हालात थे उससे एक सस्टेनेबल रिकवरी देखने को मिली है। लोन ग्रोथ में करीब 18% की बढ़त देखने को मिली है। नए मैनेजमेंट के बाद एक अच्छी उम्मीद बंधी है, और सबसे बड़ी बात है जो फी इनकम है या रिटेल ग्रोथ है, दोनों तरफ से हमने अच्छे नंबर्स आते हुए देखे हैं। जो ओवरहैंग था OFS को लेकर के, वो भी अब छंटता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अंडरवैल्यूड स्टॉक है इस पूरे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, और यहाँ पे बिल्कुल एक लॉन्ग कॉल लेना चाहिए। तो मौजूदा स्तर 700 के आसपास है, 800 के टारगेट के साथ मैं समझता हूँ इसमें 9 से 12 महीने की कॉल लेनी चाहिए। तो ये जो सरकार स्टेक बेच रहा है, रिटेल के लिए आज खुला, रिटेल को क्या OFS के जरिए खरीदना चाहिए क्या? ट्राई करूं क्या? देखिए कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें। कल ये जब खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि 650-675 के रेंज में अगर आता है तो वो एक ज़्यादा बेहतर आपको रिटर्न दे सकेगा। बल्कि लेकिन टाइमिंग की वो कोशिश ना करें। अगर आपको 100 शेयर लेने हैं तो 25 अभी ले सकते हैं, 25 करें, कैलिब्रेटेड हिसाब से आप ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, सन फार्मास्यूटिकल्स, ये तो कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए। निफ्टी के इस हफ्ते 4 नंबर्स आने थे, चारों कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं, उन पे एक एक करके कॉल भी ले लूंगा मैं।
सन फार्मा किरण, अब नंबर्स अच्छे हैं, आय में 16% का उछाल, मार्जिन्स में अच्छा मोमेंटम है। तो इनफैक्ट पिछले 8 क्वार्टर्स के मैं देख रहा था रेवेन्यूज और मार्जिन्स हाईएस्ट लेवल पर है, 7 क्वार्टर्स के हाईस पे कंपनी का मुनाफा पहुंचा है। तो नंबर्स तो अच्छे हैं, पर स्ट्रीट का कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा। खुला अच्छा था, टिक नहीं पा रहा है सर, क्या करूं? बिल्कुल, अगर चार्ट भी देखते हैं तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। एक रेंज में फंसा हुआ है और दिसंबर महीने से फंसा हुआ है। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है करीबन 455 456। जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक इसमें जान नहीं आने वाली। और ऑन द लोअर साइड बहुत अच्छा सपोर्ट करीबन 400 के करीब है, जस्ट बिलो 400। तो इस रेंज में ट्रेड होता नजर आ जाना चाहिए और जितना देर इधर कंसोलिडेट करेगा एक अच्छा बेस बनता नजर आएगा। पर मैं बाय करने की सलाह दूंगा ये रेजिस्टेंस पार करने के बाद, जो कि है 456 के ऊपर। तो 456 के जब तक ऊपर नहीं जा रहा तब तक दूर रहना है स्टॉक। अभी क्या भाव डायरेक्टली मैं स्क्रीन पे दिखाएं, क्विकली दिखाएं। 456 की बात कर रहे हैं किरण। अरे क्या हुआ, दिखा नहीं रहा आज आप? अच्छा आएगा 440। तो यहां से 15-16 रुपए है ना। जब तक वो ब्रीच ना हो लेवल्स तब तक वो कन्विक्शन नहीं आना खरीदारी का, अदरवाइज दूर रहे। नंबर अच्छे होने के बावजूद देखिए स्टॉक चल नहीं पा रहा है आज। कोल इंडिया, अच्छा ये एक सरप्राइज, और ये भी मेरे ख्याल से कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे और यहां पे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। और उसके बाद क्योंकि स्ट्रीट जब एक्सपेक्ट नहीं करता उसके बाद इस तरह का परफॉर्मेंस आता है तो उम्मीदें जाग जाती हैं। अच्छा हम मान के चल रहे थे 5% आय बढ़ेगी, 15% बढ़ गई, मार्जिन 700 बेसिस पॉइंट सुधर गए। तो एक तो इस कंपनी के रियलाइजेशन स्ट्रांग हो रहे हैं, दूसरे कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो थे, रैशनलाइजेशन, उन सबका फायदा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मिल रहा है। पर कोल इंडिया कभी कमा के दिया नहीं राजेश जी, अच्छे नंबर्स पे भी वो दिख रहा है, कन्विक्शन स्ट्रीट का लौटा नहीं है। और दूसरा बड़ा सवाल कि इस तरह की अर्निंग्स कितनी सस्टेनेबल हैं, क्योंकि कोल इंडिया में वही दिक्कत है। कॉल क्या होगा स्टॉक पर? देखिए इसमें हमें खरीदारी के कॉल रहेगी गिरावट में। इस वक्त जो ऑलरेडी निवेशक है उनके बने रहने की सलाह रहेगी। आज इनका बायबैक का लास्ट डेट है तो कल से एक्स हो जाएगा, तो उसके बाद अगर गिरावट आती है तो हमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। नंबर्स जैसे आप बता रहे हैं बहुत अच्छे आए हैं, 50% के आसपास जंप देखा गया बॉटम लाइन में, कोल प्रोडक्शन हायर हुआ था। और न केवल एफएसए से फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट से बल्कि ई ऑक्शन के द्वारा भी जो माल बेचे गए उसमें रियलाइजेशन अच्छे आए हैं। दुनिया भर में सबसे बड़ी कंपनियां हैं कोल माइनिंग में। मैं समझता हूँ बैलेंस शीट भी स्ट्रांग है, तो मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों के मद्देनजर एक लंबी अवधि के लिए बिल्कुल इसमें खरीदारी करनी चाहिए। कल एक्स होने के बाद कोई गिरावट आती है 200-210 के रेंज में आता है, वहाँ एंट्री की जा सकती है। गिरावट में एक्स होने के बाद कोई भी प्रेशर आया तो गिरावट में खरीदारी करने का मन, इस भी थोड़ा सा मिड पॉइंट का ही पार्ट हो गया ना। ये भी भारत फोर्ज के नंबर्स आप लोग की स्क्रीन पर आते हुए, और नंबर्स अच्छे हैं। तो किरण अच्छा मूड लेकर आए, पुणे की कंपनी है, ध्यान रखें ये। और 264 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन थी प्रॉफिटेबिलिटी की, 309-310 करोड़ रुपए में इस कंपनी का मुनाफा आता हुआ। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, अरे बाप रे, 31.1% के मार्जिन, 28.9% की उम्मीद थी। तो उम्मीद से 110, 120, 29, 30, 220 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट। और वो देखिए स्टॉक आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। भारत फोर्ज के नंबर्स एक्सपेक्टेड था कि इस बार स्ट्रांग होंगे, वो इसीलिए क्योंकि क्लास 8 ट्रक की जो सेल्स थी Q3 में वो स्ट्रांग थी अमेरिका में, तो एक्सपोर्ट कंपोनेंट, बेहतर रियलाइजेशन वहां से ड्राइव कर रहा था। बड़ा सवाल भारत फोर्ज को लेकर ये कि मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी रहती है, क्योंकि आपको याद होगा यही क्लास 8 ट्रक सेल्स जो है जनवरी के महीने में कोलैप्स होती हुई नजर आई हैं। तो Q4 में हालात, इसका इंपैक्ट कितना फाइनेंशियल्स पे वो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये नंबर्स स्ट्रांग, और स्ट्रांग नंबर्स के बाद भारत फोर्ज रिएक्ट करता हुआ। एक साल का चार्ट खोलें डायरेक्टर साहब, अनडिमांडिंग नंबर परफॉर्मेंस रही है, वैल्यूएशंस रहे हैं स्टॉक के, बहुत प्रेशर झेला है, साल के हाई से तगड़ा करेक्ट होता हुआ नजर आया, तो ऑलमोस्ट साल के लोज के आसपास था ये स्टॉक। एक साल का चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन पर, ब्रेकिंग न्यूज के पीछे ये आ गया, ये देखिए आप। इसलिए मैं कह रहा हूं साल के लोज पर है, उसके बाद इस तरह के इंकरिंग नंबर से स्टॉक रिएक्ट कर रहा है। किरण, खरीदारी का मौका क्या? मैं राह देखूंगा क्लोजिंग की। 93, 493 एक लेवल है, जिसके ऊपर अगर क्लोज बनता है तो मैं बिल्कुल खरीदारी की सलाह दूंगा। 485 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 530 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो अब अभी ट्रेड हो रहा है उसके बिल्कुल नजदीक, तो इसके ऊपर की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चार्ट्स की बात। राजेश जी, भारत फोर्ज अच्छी कंपनी थी, नॉन निफ्टी लार्ज कैप कैटेगरी है, बहुत पिटा है स्टॉक सर, आप लोग खरीद रहे हो क्या?
देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल एक लॉन्ग कॉल ली जा सकती है, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि जनवरी में क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री का स्लो डाउन के कारण से गिरावट आई थी और अब नंबर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर वहाँ से क्लास 8 ट्रक की बिक्री में वो और सुधार होता है तो एक अच्छा जम देगी। ग्रुप भी अच्छा है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बस थोड़ी दिक्कत वो क्लास 8 ट्रक्स को लेके थी। अगर वो बादल छट जाते हैं तो यहाँ से अच्छी बढ़त हो सकती है। तो देखिए वो किरण सही कह रहे थे, वो स्टॉक टिक नहीं पाया ऊपरी स्तरों पर, तो कुछ लेवल्स ध्यान रखने हैं आपको। सन फार्मा 456 के ऊपर जाता है तब बाय इनिशिएट करना है। भारत फोर्ज 493 के लेवल्स उसके आसपास आ रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तब कन्विक्शन बढ़ेगा। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी में जो तगड़ा जंप है उसके पीछे की कहानी सुना दूं आपको। फॉरेक्स गेन आया है, पिछली बार ये गेन सिर्फ 5 करोड़ का था, इस बार ऑलमोस्ट 39 करोड़ उसका है। तो ये डिटेल जैसे से आ रही है, वो जो उछाल आया था वो सबसाइड होता हुआ आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, क्योंकि भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरी की बात हो गई तो कुछ ऑटो कंपनीज इस हफ्ते रडार पे थी। एक पहले आई M&M, जिसने गाइडेंस दिया, जो गाइडेंस दिया था साल का उसे रिड्यूस कर दिया। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में ग्रोथ कह रहे थे 12 से 14% होगी, अब कह रहे हैं सिर्फ 10% होगी। पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ कह रहे हैं इस साल सिर्फ 5% रहने वाली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने गाइडेंस घटाया और उसके पीछे आया आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स की गाइडेंस और दिक्कत वाली कहानी, उन्होंने प्रोडक्शन गाइडेंस ही लोअर कर दी। 925,000 थी, उसे घटाकर 870-880,000 यानी कि 8.8 लाख यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेंगे। इनका डिमांड स्लो डाउन का इशू था और एक प्लांट जो शट डाउन हुआ था। तो मोटा मोटी एनवायरमेंट बड़ा चैलेंजिंग है इन कंपनीज के लिए। किरण क्विकली आप ही बताएं, M&M और आइशर मोटर्स दोनों पिटे हुए स्टॉक्स हैं, क्या करना चाहिए? M&M में मेरा मानना है कि इधर से निचले स्तर देखने को मिल जाने चाहिए। मैं इन लेवल्स पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। मेरा कंफर्ट, मैं बाइंग अगर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बाइंग करना है तो 600 से लेके 550, ये 50 पॉइंट का रेंज है, इधर एक्यूमुलेशन की सलाह दूंगा। मुझे नहीं लगता कि वर्स्ट कम सिनेरियो में भी 550 के नीचे चला जाएगा, क्योंकि एक ये जो बेस है वो पिछले पीछे अगर हम देखते हैं तो 2016 और 2014 क्या 2 साल का एक बेस है, इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आइशर मोटर की बात करें तो आइशर मोटर्स में मेरा मानना है कि थोड़ा सा इधर पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, शायद ये इधर से ज़्यादा गिरे नहीं। आइशर मोटर्स में होल्ड करने की सलाह है, फ्रेश बाय नहीं, पर आपके जो लॉन्ग पोजीशन है इसमें 20,250 के स्टॉप लॉसेस जरूर लगाना चाहिए। ठीक बात, तो ये कॉल आती हुई। अच्छा, एक स्टॉक जिस पर आप दोनों की कॉल लेना चाहूंगा और बहुत ही क्विकली, क्योंकि मैं कई बार इस स्टॉक को डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि एक एक्सीडेंट था पिछले फ्राइडे का, टाटा मोटर्स। राजेश जी, खरीदवा रहे हैं क्या आप लोग अब इन लेवल्स पर? नहीं, हम उतने कंफर्टेबल नहीं है कि यहाँ खरीदारी की जा सके, पर लेकिन जो है वो बने रह सकते हैं, क्योंकि जो लॉस आया 27,000 करोड़ का ऐतिहासिक लॉस है। मैं समझता हूँ कि न केवल नंबर्स डेंट हुए हैं बल्कि गुडविल भी डेंट हुई है और इसे रिकवर करने में बहुत समय लगेगा। तो होल्ड भले रख सकते हैं, बट नए पैसे डालने की इस वक्त सलाह नहीं रहेगी। नए पैसे? अच्छा किरण, आप खरीद रहे हो क्या? थोड़ा थोड़ा बहुत खरीदना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि जब एक बड़े गैप से खुलता है और नीचे में एक कैंडलस्टिक में एक बहुत बड़ी स्टिक होती है तो ये बेस बिल्डिंग, मतलब वो जो फ्राइडे को 17% बंद के क्लोज हुआ, ठीक है, बिल्कुल वो एक पॉजिटिव है। मेरा मानना है कि जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना चाहिए, और जिन्होंने होल्ड करने की सलाह दे रहा हूं उनको 149 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अभी ट्रेड कर रहा है 154। पैनिक लॉस की अगर नीचे स्लिप हो रहा है, उस दिन का पैनिक लो 150 कुछ था? नहीं 138 के नीचे था। अच्छा, वो दिन क्लोजिंग थी वो, ओके। हाँ, तो क्लोजिंग जो थी उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और बहुत नजदीक है करंट लेवल से। तो हाँ, तो फंडामेंटली कहानी अलग है। मैं इसीलिए टाटा मोटर्स दोनों से पूछना चाहता था, क्योंकि हफ्ता वसूली इस हफ्ते की जब करा तो तीनों टेक्निकल एनालिस्ट ने भी कहा कि हम तो खरीदेंगे टाटा मोटर्स, और किरण की भी देखिए सिमिलर व्यू आते हुए। तो अभी गुंजाइश हो सकती है थोड़ा सा अपसाइड्स की, लेकिन कन्विक्शन की फंडामेंटली अभी भी कमी है स्टॉक के साथ। ब्रेक लूं उससे पहले कुछ स्टॉक डायरेक्टर साहब स्क्रीन से फायर करें। रिजल्ट रिएक्शन आज देखने को मिल रहा है सीजी पावर पे, गजब की पिटाई उस स्टॉक की हो रही है। हालांकि नंबर्स इंटरनली इतने वीक नहीं थे, घाटे का आंकड़ा जरूर था वन ऑफ के चलते, लेकिन वो देखिए स्टॉक 20% अब नीचे। जैन इरिगेशन, नंबर्स ठीक थे, अच्छे थे, पर उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे, ये फैक्ट है। वो जैन इरिगेशन का स्टॉक लेकर आए, ये देखिए पिटाई। और दिलीप बिल्डकॉन, नंबर्स अच्छे आए थे, ओवर द वीकेंड आए थे, और पिछले 2-3 दिनों से ये स्टॉक रुकने का नाम नहीं रहा, लगातार तेजी देखने को मिल रही है। आज का चार्ट लेकर आए और इस हफ्ते का चार्ट भी स्क्रीन पे दिखाएं किस तरह की तेजी है। इनमें से कुछ ट्रेड वेट बन रहा है क्या कहीं? जैन इरिगेशन में हमने तो एग्जिट कॉल दे दिया है। पहला स्टॉक अपने, दूसरा कौन सा बोला था? सीजी पावर, जो आज पिट रहा है 18-19%। बिल्कुल, वो भी एग्जिट है। और दिलीप बिल्डकॉन बिल्कुल होल्ड करके चलना चाहिए, 380 का अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। राजेश जी, फंडामेंटली कोई स्टॉक खरीद रहे हो इनमें से आप? इनमें से कोई भी?
नहीं, तीनों में खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी, बट दिलीप बिल्डकॉन में गिरावट में मुझे लगता है एक बार एक्सपोजर लेना चाहिए। जो 2,31,000 मिलियन के आसपास की ऑर्डर बुक है और 18,000 के आसपास के न्यू ऑर्डर ऐड हुए हैं, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी कहानी कह रहे हैं, क्योंकि इतने खराब बाजार में भी ये ऑर्डर बुक है और जिस तरीके के नंबर्स दिए हैं, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में थोड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, दिलीप बिल्डकॉन इकलौती वो कंपनी जो रखी जा सकती है। तो इवेंट्स क्या होंगे? रिजल्ट्स में भारत फोर्ज आ चुका है, बॉश, एनबीसीसी, रेपको होम अभी आने बचे हैं। आज संसद के बजट सत्र का आखिरी दिन है। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। ध्यान रखिए, शाम को होगा शायद वो। कल रिजल्ट्स के लिहाज से अशोक लेलैंड, ग्लेनमार्क, वो ग्राफिक्स लेकर आए, स्क्रीन पे ला नहीं रहा आप। जेट एयरवेज, जेके टायर, नेस्ले, वोल्टास, इन सब के नंबर्स आने हैं। साथ साथ निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी, क्योंकि गुरुवार है और हफ्ते के आखिरी दिन फ्राइडे को सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। मैं आने से पहले कुछ रिपोर्ट टटोल रहा था, तो एक इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है कि चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साहब जो हैं, शायद है, लाइकली है कि अमेरिका का जो वो है ना डेलीगेशन बीजिंग पहुंचा हुआ है, उनसे शायद वो शुक्रवार को मुलाकात करने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग है, तो उस पर नजर रहेगी। ऐसे में राजेश जी, क्या कुछ होप जाग रहे हैं क्या? 1 मार्च कल ट्रंप साहब ने कहा कि मैं तो तैयार हूं थोड़ा और एक्सटेंड करने के लिए डेडलाइन को। अब खबर है कि शी जिनपिंग साहब खुद डेलीगेशन से मुलाकात करना जाना चाह रहे हैं। मान के चलूं क्या कुछ थॉ और रिलेशनशिप इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी? बाजार पहले डिस्काउंट कर रहा था, फिर गड़बड़ा गया था बीच में स्टेटमेंट्स। देखिए, बहुत मुश्किल है बोलना। बॉम्बे की बारिश की तरह इनका मूड भी हमेशा बदलते रहता है। शुक्रवार को इन्होंने कहा कि ये मुलाकात नहीं करेंगे, इनके पास समय नहीं है। अब बोल रहे हैं टाइमलाइन एक्सटेंड करेंगे, कल फिर कुछ और कह देंगे। तो वो कॉल लेना थोड़ी दिक्कत की बात है इस वक्त। मैं नहीं समझता कि इस बेसिस पर कि कुछ पॉजिटिव ही आएगा कोई कॉल नहीं। बॉम्बे की बारिश क्यों, कोलकाता के धरने क्यों नहीं? नहीं, बॉम्बे की बारिश कुछ ज्यादा अनिश्चितताएं दिखा रही है। कोलकाता में तो मैंने टाइमलाइन फिक्स होता है कि अब होगा कल। अच्छा, क्विकली जाते आते किरण, लास्ट में क्योंकि कल एक्सपायरी है, क्या लग रहा है एक्सपायरी कहां होगी सर? आपने कहा कुछ दबाव देखने को मिलेगा, अंदाजन किन लेवल्स पे निफ्टी एक्सपायर होगा? 10,800 के नीचे होनी चाहिए। अरे बाप रे, तो हम 860 856 के लेवल्स पर हैं। 10 800 के नीचे लाइकली है कल एक्सपायरी होती है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, इस नोट पर किरण जी, राजेश जी, आप दोनों का धन्यवाद और आप सबका इस खास पेशकश को देखने के लिए नमस्कार।